हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। तो जैसा कि फिजिक्स तक 9 में चल रहा है स्टूडेंट, क्लास 12 की कंप्लीट फिजिक्स और ये चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इसके प्रीवियस ईयर में 4 स्लाइड कंप्लीट हो गए हैं। ये 5 स्लाइड कंप्लीट हो गए, ये हमारा छठा स्लाइड होगा और इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे काज ऑफ मैग्नेटिज्म। काज ऑफ मैग्नेटिज्म, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था, मैग्नेटिज्म की बिहाफ पर मैटर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। और अब हम पढ़ेंगे इनका काज क्या है, काज ऑफ मैग्नेटिज्म। और साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट्स ये भी पढ़ेंगे, हम हिस्टैरिसीस कर्व लूप को पढ़ेंगे। आप लोग का बहुत सवाल रहता है कि हिस्टैरिसीस कर्व लूप को किस तरह से हम एक्सप्लेन करें। तो आज हम इसी को स्टार्ट करें, तो देखते हैं काज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट, जैसे मैग्नेटिज्म के बिहाफ पर मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो स्टूडेंट्स, हम पहले स्टार्ट करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो देखिए, तो काज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे एग्जिस्ट करती है, इनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ डायमैग्नेटिक एटम। तो स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं। और अगर हम इनको एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बिहाफ पर समझे तो ये तुरंत एक्सप्लेन हो जाएगा। देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होता है, जैसे कि हम जानते हैं हर एक एटम, हर एक एटम क्या होता है, 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियस से और दूसरा इलेक्ट्रॉन से। तो हम ये कंसीडर करेंगे ये एक डायमैग्नेटिक एटम है और डायमैग्नेटिक एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर्ड होंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम बना दे रहे हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट होगी, एक सपोज दैट ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल कि किसी एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी स्पिन अपोजिट होती है, जिनकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा। सपोज दैट ये वाला जा रहा है क्लॉकवाइज और ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये करंट लूप बना रहा है, करंट लूप बना रहा है। उस करंट लूप को अगर हम देखें, करंट सपोज दैट ये होगी करंट आई, करंट आई, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब करंट आई जो बना है, ठीक है, तो ये एक करंट लूप बना है। तो हम जानते हैं करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है जिसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो यहां पर इस तरह से होगा, हाँ, हम राइट हैंड को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो 4 कर्ल फिंगर है इनकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो और थंब इनके परपेंडिकुलर हो। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए ये अरेंज हो गया। तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो बताएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा, ये m, सपोज दैट ये वेक्टर m बनाएगा, वेक्टर m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ये करंट लूप बनाएगा। करंट लूप इसका इन तरह से, इनकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो अपोजिट इस तरह से करंट फ्लो होगी, तो इस तरह से करंट फ्लो होगी। अब ये करंट लूप का जो एरिया है या इनका लूप है वो सेम सिमिलर है, वही सेम ऑर्बिटल है। तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा उनको हम निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर करंट की डायरेक्शन में 4 कर्ल फिंगर कर लेंगे, थंब हमारा शो करेगा मैग्नेटिक मोमेंट को। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड, वेक्टर m2। अब यहां पर 2 मैग्नेटिक मोमेंट बने हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। देयरफॉर m नेट
एम नेट, दैट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट है, वेक्टर m माइनस वेक्टर m, जी तो हो जाएगा m नेट इज इक्वल टू 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज 0, इसलिए इसमें मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से इनका हो गया डायमैग्नेटिज्म का एटॉमिक मॉडल पर, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म इनको कहेंगे। इसके बिहार पर हम समझ गए कि डायमैग्नेटिक मैटर का कोई एक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट होता है 0, जिसकी वजह से ये एक मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं नेट मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ वन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज 0, या फिर ये कह सकते हैं देयर आर नो मैग्नेटिक मोमेंट, देयर आर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, देयर आर लिख सकते हैं यहां पर देयर आर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। इस वजह से इनका जो एक एटम होगा ये मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होगा। अब स्टूडेंट इनके क्रिस्टल की बात करते हैं। हम सपोज दैट एक क्रिस्टल लेते हैं, ये क्रिस्टल लेते हैं, ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब यहां बताएंगे हम इनको बोलेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हम हेडिंग को लिख दे रहे हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स ये डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है इनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, बी एक्सटर्नल, इनका दो केस लिखते हैं। यहां पर बी एक्सटर्नल 0 है, बी एक्सटर्नल 0 ये पहला केस होगा। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इस कंडीशन में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिज्म होगा 0, दैट मींस नो मैग्नेटिज्म, या नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले से 0 था हर एटम का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, तो इनका जो एम नेट होगा इस कंडीशन में एम नेट होगा क्या 0। तो इसमें नो मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज नहीं होगा। दूसरा कंडीशन होगा, ये पहली कंडीशन सपोज दैट हो गई। दूसरा कंडीशन होगा अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ये और ये हमारा बी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां अप्लाइड किया गया है। तब स्टूडेंट क्या होता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाइड करते ही जो यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पीड जो होती है डिफरेंट हो जाती है, स्पीड दोनों की डिफरेंट हो जाती है, किसी की ज्यादा हो जाती है किसी की कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m और m बन रहे हैं, तब इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। अब अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो गई देन m नेट डज नॉट इज इक्वल टू 0, तब m नेट क्या होगा 0 नहीं होगा। और इस कंडीशन में जो किसी एक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरह से अलाइन हो जाएगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, इस तरह से। ये जो शो किया गया है, दर्शाया गया है, किसी एक एटम का डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम, तो किसी एक एटम का डाइपोल मोमेंट है जो वेक्टर के द्वारा यहां पर शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब बी एक्सटर्नल 0 है तो यहां पर इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तब इनका एम नेट 0 रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इनका नेट 0 है और बी एक्सटर्नल भी 0 है, तो नेट एम नेट तब भी 0 बना रहेगा। दूसरा कंडीशन बी वाला है, बी का अगला कंडीशन है अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं
तब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और रिवोल्यूशन मोशन और स्पिन मोशन कर रहे हैं, इनकी स्पीड में वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से एमनेट जो हो जाता है डज नॉट इक्वल टू जीरो। उस कंडीशन में एमनेट जीरो नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में ईच एटम becomes a dipole। हर एक एटम क्या बन जाता है? एक डाइपोल बन जाता है, जिसका डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में अलाइन हो जाता है। इसी वजह से कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखने पर ये लाइटली रिपल्ड हो जाता है। देयरफॉर इट लाइटली या वीकली रिपल्ड ये कहें, या फिर ये कहें देयरफॉर इट मैग्नेटाइज्ड। देयरफॉर हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, देयरफॉर इट वीकली मैग्नेटाइज्ड in the opposite direction, of B external। ये तो स्टूडेंट इनका फाइनल दो रिजल्ट मिलेगा, ये पहला रिजल्ट है और ये दूसरा रिजल्ट है। ये इनका कंक्लूजन है। ये पूरी थ्योरी हो गई इसमें डायमैग्नेटिज्म किस तरह से एग्जिस्ट करता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम में। तो इनके रीजन हम बताएंगे इनसे। ये रीजन हमारा है एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। फिर कहेंगे ऐसा इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है? तो हम दो केस से बनाएंगे। पहले केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो रखेंगे तो एबनेट जीरो रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरे केस में बी एक्सटर्नल को यहां पर रखेंगे, दैट इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एबनेट यहां पर डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से दो रिजल्ट बनेगा, पहला दो तीन रिजल्ट बनेगा। ये वाला पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा रिजल्ट, इसको तीसरा। तो इस कंडीशन में हो जाएगा ईच एटम बिकम्स अ डाइपोल। दूसरा रिजल्ट बनेगा इट लाइटली या वीकली रिपल्ड। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं इट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड क्यों हो गया? क्यों इसीलिए हो गया क्योंकि इनका जो डाइपोल मोमेंट है ईच एटम का वो अरेंज हो गया, ये अलाइन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये इनका स्टूडेंट्स काज ऑफ डायमैग्नेटिज्म ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा होता है काज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल के किसी एक एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। तो इनका ये पहला कंडीशन होता है कि देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां से इनका हम ये इसको लिख सकते हैं, वी नो दैट कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के किसी एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तब बाय एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, बाय एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इनसे समझते हैं, पूरा रीजन समझ नहीं आ जाएगा, पूरा फैक्ट। तो एटॉमिक मॉडल में देखिए स्टूडेंट्स ये होता है कि एटम जो होता है स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये होता है बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। ठीक है, हम यहां मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड का मतलब अगर और भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन क्या होगी? सेम होगी। जैसे डायमैग्नेटिक में आया था स्पिन अपोजिट था, लेकिन यहाँ पैरामैग्नेटिक में स्पिन क्या होगी? सेम होगी। जैसे कि पैरामैग्नेटिक अगर हम इनको आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अगर हम बनाते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
जिसमें मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों की स्पिन क्या है, सेम है। तो स्पिन सेम है तो उनका रेवोल्यूशन का डायरेक्शन सेम है और स्पिन मोशन भी सेम है। तो हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सपोज दैट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक मैटर का एक एटम है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या बनाएगा, एक करंट लूप ही बनाएगा, करंट लूप बनाएगा, ठीक है। करंट किस तरफ फ्लो होगा, करंट अपोजिट इस तरफ फ्लो होगा, ये होगा करंट आई, ठीक है। करंट ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हम जानते हैं कि जो करंट लूप होता है, करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और इसका एक अपना डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वेक्टर m, डाइपोल मोमेंट। अब इस करंट लूप का डाइपोल मोमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम राइट हैंड का तुरंत यूज करेंगे, राइट हैंड को इसे अरेंज करेंगे इस तरह से मुट्ठी बांध करके कि 4 जो उंगलियां हैं, 4 फिंगर है, कर्ल है, मुड़ी रहे और थंब जो है इनके परपेंडिकुलर रहे। तो हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, 4 कर्ल फिंगर आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, चारों जो कर्ल फिंगर है करंट के डायरेक्शन में है, तो थंब बताएगा वेक्टर m की डायरेक्शन को। वेक्टर m का मतलब डाइपोल मोमेंट, तो यहां थंब ऊपर जा रहा है तो यहां डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी, वेक्टर m। तो वेक्टर m की डायरेक्शन यहां होगी क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर m, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर m इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड टू द प्लेन, टू द प्लेन। हम यहाँ जो भी प्लेन कंसीडर करें, हमारा प्लेन यही बोर्ड है, तो यहाँ बोर्ड के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड रहेगा वेक्टर m। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक बात रिजल्ट आई कि यहाँ पर जो m बना है m जीरो नहीं है, m का एक रिजल्टेंट है, तो यहाँ लिखेंगे सो देयर आर अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ कह सकते हैं सो देयर आर a non-zero magnetic moment, तो यहां से एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m क्रिएट हो गया। अब इसी मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से जे एटम में मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है या मैग्नेटिज्म यहां रहता है। इसलिए स्टूडेंट्स कि पैरामैग्नेटिक जो सबस्टेंस होते हैं उनका हर एक एटम, ईच एटम, ये पॉइंट है, जैसे कि हमने ये इसको पॉइंट बना लेंगे, इसको भी पॉइंट बना लेंगे। अगला पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, देयरफॉर ईच एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, इसलिए इनका हर एक एटम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से समझ में आ गया कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में मैग्नेटिज्म किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन मोशन और स्पिन मोशन की वजह से, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम कहेंगे ऐसा हमारा इसी को कहेंगे इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक बना देंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक नई शर्त हो जाएगी हमारा, या नया हेडिंग बन जाएगा कि अगर हम डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के किसी क्रिस्टल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिज्म घटेगा, बढ़ेगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, उसी को हमें यहाँ ऑब्जर्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, हम ये लेते हैं क्रिस्टल लेते हैं, ये एक हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का क्रिस्टल है, ये क्या है, एक पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये पढ़ा कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का हर एक एटम क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल, अब ये जो क्रिस्टल हमने बनाया है इसमें कितने एटम होंगे, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एटम,
जैसे 1 मोल में 10⁻23 एटम होते हैं, तो 10⁻23 एटम्स ये बहुत बड़ा स्केल है, नंबर है। तो हम इसमें कुछ एटम को डिनोट कर दे रहे हैं, और ये हालांकि वेक्टर से हम डिनोट करेंगे, वेक्टर। और ये जो वेक्टर होंगे ये बताएंगे डाइपोल मोमेंट को, और ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। तो ये जो पैरामैग्नेटिक का एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जो वेक्टर डिनोट किया गया है, ये वेक्टर वास्तव में क्या है, हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक डाइपोल को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां से कहेंगे ऐसा है कि ईच डाइपोल मोमेंट आर oriented in random। तो हर एक एटम जो है, हर एक एटम का जो डायरेक्शन है वो क्या है, और रैंडम है, मतलब इनका जो डायरेक्शन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इनका जो विन्यास है या ओरिएंटेशन है हर एक एटम का, वो क्या है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनका हर एक एटम मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है, करंट से करंट लूप बनाता है। अब सवाल यहां पर एक बन सकता है, सवाल क्या बनेगा कि जैसे हम ये इस एटम को ले लें, ये एटम, ठीक है। तो ये एटम, पहली बात क्या है, पहला बात ये होगा कि ये एटम एक करंट लूप है, एक करंट लूप है। अब अगर करंट लूप है, जैसे ये वाला, सपोज दैट करंट जा रही है आई, ठीक है, करंट लूप है, तो इसी वजह से इनका एक डाइपोल मोमेंट बनेगा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे वेक्टर से। तो इसी तरह से ये हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट यहां पर शो किया गया है, these are oriented randomly, ठीक है, ये रैंडमली ओरिएंटेड है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। बट अब यहां पर ये होगा कि इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट m net इज इक्वल टू क्या होगा, सवाल ये है। यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द क्रिस्टल ये इज इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 0, ये सवाल यहां पर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि अगर ये मान लीजिए अगर डज नॉट इक्वल टू 0, सपोज दैट अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें मैग्नेटिज्म होनी चाहिए, और ये अनदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को या फिर किसी अनदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना चाहिए इसको, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, वो प्रॉपर्टी इसमें भी होनी चाहिए। बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो मैग्नेट में होती है या फेरोमैग्नेटिज्म में होती है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एमनेट जो हो जाएगा ना, एमनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एमनेट इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, एमनेट इज इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि इनका ओरिएंटेशन रैंडम है, और हर एक एटम की वजह से जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है, इस डाइपोल मोमेंट का अपोजिट डाइपोल मोमेंट इक्वल मैग्नीट्यूड में इसमें प्रेजेंट रहता है। ये इनके डाइपोल मोमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इनका भी अपोजिट डाइपोल मोमेंट इसमें प्रेजेंट है, जो डिनोट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इनकी संख्या 10⁻23 के अप्रॉक्स में होती है, इसके ऑर्डर में होती है। तो हर एक एटम का अपोजिट डाइपोल मोमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, जिस वजह से एमनेट क्या हो जाता है, 0। एमनेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम इफेक्ट ऑफ अब हम इसको देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये तो इनका भी पूरा क्या एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम इनको देखते हैं, इनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होता है। तब स्टूडेंट्स अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। इनका हम 2 केस लेते हैं। ये पहला केस है, इनका ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ओरिएंटेशन दिखाया गया है जो कि रैंडम डायरेक्शन में है। और पहला केस होगा यहां पर बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया गया है। तो इस केस में एमनेट इज इक्वल टू रहेगा 0, एमनेट इज इक्वल टू 0।
क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और इन सब का जो रैंडम ओरिएंटेशन है इनकी वजह से इन सब का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे हमने कहा इनका अपोजिट वाला भी इसमें रहेगा, इनका अपोजिट रहेगा, उनका अपोजिट रहेगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एम नेट हो जाएगा जीरो। ये पहली कंडीशन हो गई पॉइंट ए। अब पॉइंट बी है, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं फिर क्या बनाएगा देखते हैं। तो ये सपोज दैट पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल है, ठीक है, ये ओरिएंटेशन इनका मैग्नेटिक मोमेंट का जो कि रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां बी एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी यहां पर अप्लाइड कर दिया गया है। तो वेक्टर बी अप्लाइड कर देने पर क्या शर्त बनती है, तो होता ये है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल पर, ईच डाइपोल पर एक टार्क अप्लाइड करती है, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि ये ईच डाइपोल को अपनी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। देखिए इनका अगला फिगर बनेगा, यहां समझ सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन शो किया गया अपोजिट डायरेक्शन में या रैंडम डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाइड करते ही हर एक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाएगा। ये है बी एक्सटर्नल, ये है बी एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब ये हर एक एटम या डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गया, जिसकी वजह से यहां पर एक एमनेट बनेगा, दैट इज एमनेट डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और इसी वजह से पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस weakly magnetized in the direction of external magnetic field, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर हम ये कहेंगे कि इसी वजह से इसमें एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाती है, या ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइटली अट्रैक्ट हो जाता है। आप इसी को अनदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लाइटली अट्रैक्ट है, लाइटली कहिए चाहे वीकली कहिए, वीकली अट्रैक्ट इन द बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये स्टूडेंट्स ये इनका पूरा थ्योरी हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इन पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो ये पूरा इनका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरह इसमें क्यों पैरामैग्नेटिज्म में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म क्यों एग्जिस्ट करता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाता है। अब पढ़ते हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो स्टूडेंट कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इनको भी हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही होता है, बस इसमें मैग्नेटिज्म उससे ज्यादा होता है, यही अंतर है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही होता है, बस अंतर डिफरेंस इतना है इसमें मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है, इसकी मैग्नेटिक ससेबिलिटी ज्यादा होती है, मैग्नेटिक परमिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, बट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक। देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फेरोमैग्नेटिज्म जो एग्जिस्ट करता है, इसको अगर हमें समझना है तो हम इसको केवल एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डोमेन थ्योरी का भी यूज करना पड़ेगा, डोमेन थ्योरी। तो देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, हम पहले टॉपिक लिख दे रहे हैं, ये होगा इन फेरोमैग्नेटिक, या ये कह सकते हैं
देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द outermost orbital of ferromagnetic substance। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और लार्ज नंबर में होते हैं कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक। हम ये भी कह सकते हैं कि these are या it is a paramagnetic substance, but its magnetism is stronger than paramagnetic substance। and its magnetic susceptibility and magnetic permeability is much more than as compared to the paramagnetic substance। ये इनका पूरा प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी में इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें फेरोमैग्नेटिज्म किस तरह से क्रिएट होता है उनको समझते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, और अगर हम किसी एग्जांपल देखें, एग्जांपल इनका क्या होता है, आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट एंड एटीसी आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। और अब देखिए स्टूडेंट्स, इनका फेरोमैग्नेटिज्म का कारण क्या है, इनका काज क्या है। तो इनका जो क्रिस्टल होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का, एक क्रिस्टल बना रहे हैं, ये एक क्रिस्टल है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का। और इससे पहले भी आप ये कह सकते हो, जो एक्सप्लेनेशन हमने पैरामैग्नेटिक में बोला है वो यहां आप ऐड कर सकते हो कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का ईच एटम इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और उसका एक डाइपोल मोमेंट होगा। बट यहां पर हर एक एटम या हर एक डाइपोल का ओरिएंटेशन रैंडमली नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यहां ऐड कर सकते हैं इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस द ओरिएंटेशन of dipole moment of atom are different as पैरामैग्नेटिक से इनका डिफरेंट होता है। पैरामैग्नेटिक में हमने कहा था क्या, उनका ओरिएंटेशन रैंडमली होता है, जिससे कि एमनेट 0 हो गया था क्रिस्टल में। लेकिन यहां पर फेरोमैग्नेटिक में जो ओरिएंटेशन होगा डाइपोल मोमेंट हर एक एटम का, वो रैंडमली नहीं होगा। उसका एक रेंज होगा, एक स्पेस होगा, क्योंकि इनके क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा उससे ज्यादा क्रिटिकल होता है, डिफरेंट होता है पैरामैग्नेटिक से, जिस वजह से इसमें कई सारे इंटरेक्शंस फोर्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन एंड a lot of interaction, due to a lot of interaction, इनका orientation of each dipole in ferromagnetic are different as compared to the paramagnetic। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में जो बनाया गया था ओरिएंटेशन इस तरह से बना दिया गया था ना, ऐसे ही कोई भी रैंडम डायरेक्शन, लेकिन फेरो में ऐसे नहीं बनाएंगे, फेरो में डिफरेंट बनाएंगे। फेरो में अंतर क्या है देखिए, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में ये कुछ स्पेस होते हैं, इस तरह से
कुछ स्पेस होते हैं, रैंडमली स्पेस होते हैं ये हम स्पेस इनको डिनोट कर रहे हैं। सपोज दैट ये हो गया स्पेस, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैटर, ठीक है, या फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल है। तब देखिए स्टूडेंट, फेरोमैग्नेटिक का एक क्रिस्टल में देयर आर सम स्पेस, यहां पॉइंट बना के लिख रहे हैं, देयर आर स्पेस approximately 10 to the power minus 8 meter cube. There are space in ferromagnetic material that is approximately 10 to the power minus 8 meter cube. इसमें स्पेस होता है, और these space are called domain. These space are called domain. इसी स्पेस को हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। जो यहाँ छोटा स्पेस बनाया गया ये इसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। इनका जो वॉल्यूम होगा वो लगभग इतना होगा, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 8 मीटर क्यूब के ऑर्डर का होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ईच डोमेन contains approximately 10 to the power 18 to 10 to the power 21 atom. That is atomic dipole. And each domains has a net dipole moment. इस वजह से हर एक डोमेन का एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, which orientation is random. अब इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो रैंडम। अब हम फिगर में समझ लेते हैं। देखिए, इसी को हम बोलेंगे क्या? डोमेन। इस स्पेस को क्या बोलेंगे? डोमेन। इस स्पेस का वॉल्यूम कितना है? अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 8 मीटर क्यूब का इनका वॉल्यूम है। यहाँ पर वॉल्यूम मेंशन किया गया है। और इस वॉल्यूम में कितने सारे एटम होंगे? वो लगभग इतने एटम होंगे। और ये एटम क्या है? डाइपोल मोमेंट है, ये एटॉमिक डाइपोल है, ठीक है। और इसमें जो भी डाइपोल होंगे वो पैरेलल अलाइन होंगे इस तरह से। इनकी खास बात है, ये इनको डिफरेंट बनाती है पैरा से ये होगी। अब जो अगला डोमेन है, इन पे जो डाइपोल मोमेंट होंगे उनका ओरिएंटेशन कुछ इनसे अलग होगा। ये डाइपोल है, ये डोमेन है, इसमें जो ओरिएंटेशन होगा वो इनसे अलग होगा। इस तरह से हर एक डोमेन का ओरिएंटेशन जो होता है स्टूडेंट्स वो अलग होता है। ये डाइपोल मोमेंट को हम बना रहे हैं, ठीक है। अब हम किसी भी डोमेन को अगर हम ले लें तो इस डोमेन में देख लीजिए जितने डाइपोल मोमेंट है सब एक दूसरे के पैरेलल अलाइन है, जिनकी वजह से इस डोमेन का एक नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा। यही घटना हर एक डोमेन के साथ होती है, इसे डोमेन थियरी कहा जाता है, इसे ही, ठीक है। तो इनका एक डाइपोल मोमेंट बन गया, ठीक है। अब होता क्या है, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं हर एक डोमेन, जिसकी वजह से अगर इस डोमेन की बात करें, इस डोमेन में जो एमनेट बनेगा, नेट डाइपोल मोमेंट, इसका अपोजिट वाला भी इसी क्रिस्टल में, इसका अपोजिट डाइपोल मोमेंट का इसमें प्रेजेंट होता है। इनका जो एमनेट है, नेट डाइपोल मोमेंट, ये इनके इक्वल और अपोजिट है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। देयरफॉर एम नेट इज इक्वल टू 0। नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा ये फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल का क्या होगा, 0। ये भी इनका लास्ट रिजल्ट है, या लास्ट रिजल्ट कह सकते हो, ये भी इनका है। तो
तो इस तरह से स्टूडेंट इनका हम डोमेन थ्योरी से एक्सप्लेन किए किस तरह से इसमें मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करती है। और हाँ, ये एमनेट जीरो हो गया जिस वजह से ये किसी दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर आयरन के नेल को आयरन नेल के पास, आयरन के सबस्टांस को आयरन सबस्टांस के पास ले जाया जाए तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अट्रैक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एमनेट क्या होता है, जीरो होता है, बस यही रीजन है। अब इनका हम बता दें इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनको अब यहां पर देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के क्रिस्टल को या डोमेन को इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, रैंडमली डोमेन अरेंज होते हैं, रैंडमली यहाँ इनका ओरिएंटेशन होता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए। तो हम यहाँ पर बनाएंगे क्या नाम, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सपोज दैट ये। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमें यहाँ ओरिएंटेशन को शो करना है डोमेन के। ये फेरोमैग्नेटिक अब देखिए इसमें हम अगर हम डोमेन के ओरिएंटेशन को उस तरह से शो करेंगे तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो उसमें देखिए एक प्लेन में केवल चार डायरेक्शन हो सकती है, तो हम इनको यहाँ शो करेंगे इस तरह से। एक हम मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ये इनका डायगोनल है। तो स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर शो कर देंगे, वेक्टर ये, दीज वेक्टर आर शोस द ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन। ये वेक्टर जो बना रहे हैं ये वेक्टर शो कर रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन। ये है ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन। डोमेन कहिए चाहे ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन या डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो ये एक फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल है। हम इनको इस तरह से भी शो कर सकते हैं और वो जो वहां पर डायग्राम बनाया गया उस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अब यहां पर दो केस बनेगा। पहला केस होगा कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में क्या होगा, फिर इनको हम डायग्राम से समझाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर एब्सेंट है, फिर देखिए तो इनका पहला केस क्या लिख रहे हैं। हाँ, हम इसी को बोल दे रहे हैं, इसी पहला केस को इसी को बना दे रहे हैं। ये कि यहां पर जो बी एक्सटर्नल है या फिर बी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या वो जीरो है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हर एक जो ओरिएंटेशन यहाँ शो किया गया है, हमने बताया वो डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। एम नेट इज इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पर रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम है इनका अपोजिट ये वाला है। एक मिनट, डायरेक्शन यहाँ गलत बन गई। ये डायरेक्शन ये इनका रहेगा, ये इधर जा रहा है तो ये आएगा इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और इनकी डायरेक्शन जो है ये इस तरफ आएगी। ये तो स्टूडेंट देखिए जो यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट है इनका इक्वल एंड अपोजिट ये वाला है, तो ये इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली ये इनको न्यूट्रलाइज करेगा, ये वाला इनको, तो इसलिए एम नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में। दूसरी शर्त है, अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर या इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दो केस बनेगा। केस वन देखिए होगा, केस फर्स्ट है, इसको कहेंगे ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए
हाँ, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन। तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन ये केस तब अप्लाइड होगा व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक है तब उसमें जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा या मैग्नेटिज्म उसमें जो बनेगा वो होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन। तो यहां पर देखिए इनका फिगर हम समझा दे रहे हैं फिगर से। ये इनका क्रिस्टल है डायामैग्नेटिक, सॉरी क्या कह रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये इनका हम बना रहे हैं इनका ओरिएंटेशन डोमेन का। तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। क्लॉकवाइज बनाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, बट एक क्लोज लूप बनाना होता है इसमें, क्लोज लूप इस तरह से। तो ये जो बना रहे हैं इनको हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन या ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसी को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, इसका फिगर हम यहां बना रहे हैं, नेक्स्ट फिगर है ये यहां बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बी एक्सटर्नल है और ये डायरेक्शन की ये वाली है, ठीक है। तो जब हम इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या, वीक मैग्नेटिक फील्ड लिख दे रहे हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड, तब इसमें जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा वो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन होगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन होता क्या है देखिए, तो इसमें जो डोमेन फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल में जो डोमेन का ओरिएंटेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, वो साइज में स्पेस में इंक्रीज कर जाएंगे, वो साइज और स्पेस में बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए उनका साइज और स्पेस दोनों बढ़ जाएगा। तो हम इनको इस तरह से बना रहे हैं, ये बात की घटना है जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तब की घटना है ये। तो स्टूडेंट ये जो देखिए यहाँ पर जो ये वाली ओरिएंटेशन है, ओरिजेंटल वाली, ये ओरिएंटेशन एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल है। तो इनका जो साइज है और स्पेस है, मैग्नीट्यूड है, सब बढ़ जाएगा, इनका स्पेस बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द डोमेन बच रहे हैं, जो जिनका ओरिएंटेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, वे साइज और स्पेस में डिक्रीज कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बाकी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखिए सिकुड़ गया, कम हो गया, इनका साइज भी कम हो गया और स्पेस, इनका भी साइज और स्पेस कम हो गया पहले की अपेक्षा, ये भी घट गए और इनका भी कम हो गया, इनका भी कम हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, तो इस वाले में जो ये ओरिएंटेशन थी हॉरिजॉन्टल वाली, इनका स्पेस और साइज दोनों इंक्रीज कर गया ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बाकी अब देखिए ये इनको न्यूट्रलाइज करेगा, ये इनको न्यूट्रलाइज करेगा, बस इतना जो स्पेस बच रहा है ओरिएंटेशन डाइपोल मोमेंट का, यही इतना बच जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एम नेट डस नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर नहीं होता है। एंड वी हम इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, देयर आर a non-zero dipole moment। अब इसी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मैटर सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है या स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो हम इस पॉइंट को हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, बट यहाँ स्पेस कम है, इरेज करना पड़ेगा। तो therefore इसके रिजल्ट है, ये पूरा इनका रिजल्ट है। therefore फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्टूडेंट इनका पूरा कंक्लूजन है फेरोमैग्नेटिज्म, काज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म का। तो ये इनका पहला केस है। पहला केस कौन है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का डिस्प्लेसमेंट की घटना कब होगी? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। अब अगले केस 2 को हम एनालाइज करते हैं। अगला केस 2 होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ डोमेन। तो अगला केस सेकंड होगा इनका केस 2 ड्यू टू रोटेशन ऑफ डोमेन। तब स्टूडेंट इसमें इसका शर्त ये, कंडीशन ये है कि इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, if external magnetic field is strong, then ferromagnetism in ferromagnetic substance is due to rotation of domain। तब ये रोटेशन ऑफ डोमेन की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है। कब? इनकी शर्त ये है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स अगर हम ये बनाते हैं, इनका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये इनका रैंडम ओरिएंटेशन है। इन द absence ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन है। दूसरी शर्त ये, अगर इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये बी एक्सटर्नल, ये वाली ये डायरेक्शन है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। Then each domain of ferromagnetic substance are orientated to the parallel direction of external magnetic field। तब इनका जो हर एक डोमेन है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल डायमेंशन में या पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर एक एमनेट बन जाएगा। दैट मीन्स एमनेट डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स एक रिजल्टेंट एमनेट बनेगा, और इसी रिजल्टेंट एमनेट की वजह से इट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्टूडेंट इनका हो गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ डोमेन। तो स्टूडेंट इसी को हम कहते हैं डोमेन थियरी भी कहते हैं, डोमेन थियरी भी यही है। तो ये हो गया हमारा काज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है। बहुत सवाल रहता है स्टूडेंट्स का, बच्चों का, कि हिस्टैरिसीस लूप समझ में आया नहीं, इसमें क्या रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हिस्टैरिसीस लूप जो ड्रा किया जाता है वो केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए होता ही है। पहले शर्त है, ये ना तो पैरा के लिए होता है ना तो डाया के लिए होता है। हिस्टैरिसीस लूप होता है केवल किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए। अब इनको देखते हैं इसमें क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं। तो हम इसको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करेंगे टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, अब यहां मैग्नेटिक चाहे यूज करिए चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। हाँ, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस और मैग्नेटिक सबस्टेंस
टू मैग्नेटाइज या इन मैग्नेटाइजेशन, इन मैग्नेटाइज्ड, इन मैग्नेटाइज्ड, इन मैग्नेटाइजिंग, इन मैग्नेटाइजिंग we draw a graph, we draw a graph between intensity of between magnetic intensity that is vector H and intensity of magnetization, intensity of magnetization तो स्टूडेंट देखिए यह जो हिस्टैरिसीस लूप होता है ना, ये किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बिहेवियर को समझने के लिए जब हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर I के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं। ये ग्राफ कब ड्रा करते हैं? जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटाइजेशन कह सकते हो, इन मैग्नेटाइजेशन we draw a graph between magnetic intensity vector H and intensity of magnetization vector I. Then we find a closed loop. We find a closed loop which is called hysteresis loop. हिस्टैरिसीस लूप। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हिस्टैरिसीस लूप है। हाँ, अब इनको देखते हैं हिस्टैरिसीस लूप किस तरह से हम ड्रा करते हैं, क्या बनता है। हाँ, तो किसी भी मैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटाइज किया जाता है और उसको डीमैग्नेटाइज किया जाता है, तो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग करने में जो उसका ग्राफ हमें मिलता है, एक क्लोज लूप मिलता है, उसी क्लोज लूप को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। उसी क्लोज लूप को क्या कहेंगे? हिस्टैरिसीस लूप। अब देखेंगे ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ इनको हम यहां प्लॉट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस मानेंगे, इनको मानेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे हम वेक्टर एच। इसे कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। और वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे हम वेक्टर आई को, वेक्टर आई। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को शो करता है। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन ओ। और जो एक्स रेस ये वाला एक्सिस होगा नेगेटिव वाला, ये माइनस वेक्टर एच को डिनोट करेगा अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। ये होगा माइनस आई वेक्टर आई, ये वाई डैश होगा। तो स्टूडेंट जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटाइज करने का मतलब जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख कर मैग्नेटाइज करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, तो ये जो वेक्टर एच है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, या हम इसे कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। तो जब हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो उनका ग्राफ जो मिलता है कुछ इस तरह से मिलता है। ये मिलता है, ये ग्राफ पैटर्न बनता है। ओरिजिन पॉइंट ओ से स्टार्ट होगा, ये नॉन लीनियर होगा, कर्व ग्राफ होगा। ओ से लेकर के एक वैल्यू तक जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। अब इसके बाद हम एच की वैल्यू कितनी भी क्यों ना बढ़ाएं, आई की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट हो जाती है, आई की वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं होता है। आई यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को शो करता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ओ से ए तक ग्राफ गया। अब पॉइंट ए तक के फिनोमिना को हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन। हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं। अब पॉइंट ए के बाद में हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, इनको डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर एच को क्या करें, रिवर्स डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहे हैं। जब हम इनको रिवर्स डायरेक्शन में डिक्रीज करते हैं तो आई वेक्टर आई
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या डिक्रीज होता है, लेकिन वो भी नॉन लीनियर डिक्रीज होता है, नॉन लीनियर। और इसका ट्रैक जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है पहले वाले ट्रैक से। पहला ट्रैक जो यहां से गया था ना, दूसरा ट्रैक जो जाएगा वो यहां से नहीं आएगा, एच को घटाएंगे अगर, एच को जब डिक्रीज करेंगे तो इसका ट्रैक पाथ ही जो चेंज हो जाता है, वो अलग पाथ पे आ जाता है। तो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को मानते हैं बी। जिस पॉइंट पर ये ग्राफ या डी मैग्नेटाइजिंग ग्राफ फाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को बी मानते हैं। अब इसके बाद ठीक है, बी हो गया। अब एच को नेगेटिव ले आएंगे, यहां तक एच जीरो हो गया, इस पॉइंट पर एच का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये हो गया जीरो। जब एच जीरो हो गया तब देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तब भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई की कुछ वैल्यू रह गई, ठीक है। अब इसी ओ से लेकर के बी तक के वैल्यू को हम कहेंगे रिटेंटिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। हम यहां लिख दे रहे हैं ओ बी जो है ओ से लेकर के बी तक की वैल्यू है, ये रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी कहेंगे। अब हम h को नेगेटिव डायरेक्शन में ले आएंगे। अब h को जब नेगेटिव लाएंगे ना, तब i की वैल्यू और घटेगी घटेगी घटेगी, और इस पॉइंट पर देखिए h की एक प्रॉपर नेगेटिव वैल्यू पर अब यहां पर i हो गया जीरो। इस पॉइंट को मानेंगे c, a b, इसको b लिख दे रहे हैं स्मॉल b से, इसको c, तब ये स्मॉल b यहां लिख दे रहे हैं, ये हो गया o b, ठीक है। इस पॉइंट को करेंगे d, ठीक है, इस पॉइंट को करेंगे d। और इसके बाद जब हम फिर ठीक है, यहां के बाद अगर हम h को और नेगेटिव क्यों ना बढ़ाएंगे, h को अगर नेगेटिव ही बढ़ाएं तो इस पॉइंट पर अब i जो है नेगेटिवली नहीं बढ़ेगा, i हो जाएगा कांस्टेंट। देखिए i हो गया कांस्टेंट, तो इस पॉइंट को हम मान लेंगे एक पॉइंट d मान लेंगे। अब इसके बाद हम इसको फिर क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे इस तरफ से, h को पॉजिटिवली बढ़ाएंगे, धीरे धीरे पॉजिटिवली बढ़ाएंगे तो i की वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ती है। यहां पर जहां घटेगा d के बाद इनको e मानेंगे, इनको मानेंगे f मानेंगे, और फिर ये ग्राफ फिर जाकर के पॉइंट ओ पर आकर के मिल जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए, पॉइंट ओ से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ए तक गया, ए से फिर बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से फिर ए इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया। इसलिए ए अगर हम फिर इसको रिपीट करेंगे, देखिए यहां से मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, 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 यहां से अगर आप पूरा मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग, अब फिर अगर डीमैग्नेटाइज करेंगे फिर इसी ट्रैक को, इसी पाथ को वो रिपीट करेगा। इस तरह से रिपीटिंग मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज चलता रहता है प्रोसेस। इसी को हम कहते हैं क्या, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और है कि h का जिस वैल्यू पर i जीरो हुआ है, इस पॉइंट पर i जीरो हो गया है, i का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वहां जीरो हो गया है, तो हम उसे कहेंगे कोरेसिविटी। इस पॉइंट को कहेंगे कोरेसिविटी, लिख रहे हैं ओसी को बोलेंगे कोरेसिविटी, कोरेसिविटी, ठीक है ना। ये हो गया ओबी हो गया रिटेंटिविटी को शो करेगा, और ओसी शो करेगा किसको, कोरेसिविटी को। अब इनको दोनों का अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों का अपना अपना, इनको हम डिफाइन करते हैं अलग से। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्या है, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग का ग्राफ है किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का या मैग्नेटिक मटेरियल का, जिसे हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। तो स्टूडेंट ये रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी क्या है, इनको भी अलग से हम डिफाइन कर दे रहे हैं। देखिए क्या है, और रिटेंटिविटी दो टर्म में ये इंपॉर्टेंट है इसका, रिटेंटिविटी ये ओबी को दिखा रहा है, ओबी, इसको हम कैपिटल बी बना दे रहे हैं, कैपिटल बी, ये ओबी शो करेगा रिटेंटिविटी को, ओबी। तो रिटेंटिविटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, the amount of intensity of magnetization left over in the material when the applied
when the applied magnetic intensity vector H become zero दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। कहने का मतलब यही फिगर से आप लिख सकते हो। देखिए जब H की वैल्यू जीरो हो जाती है, H की वैल्यू घटाते घटाते जीरो हो जाती है, I की जो वैल्यू बचती है उसी वैल्यू को हम कहेंगे रिटेंटिविटी कहेंगे। बस एक हम लिखे यहाँ पर और कुछ नहीं है। अगला कोर्सिविटी OC से इनको लिखेंगे, जो ग्राफ में दर्शाए हैं, ग्राफ में जो डिनोट किया गया वही OC है। कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर H in the opposite direction to demagnetized completely, the ferromagnetic material, it's called कोर्सिविटी। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो वैल्यू है इतना, इसे कहेंगे कोर्सिविटी OC। देखिए जब I की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो H की नेगेटिव वैल्यू बचेगी उसी H की नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कहेंगे, कोर्सिविटी। अब यहाँ स्टूडेंट्स कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी कंप्लीट हो गया। हाँ अब देखिए जैसे कि हमने कहा जब ये पूरा ग्राफ O से लेकर के A तक का मैग्नेटाइज्ड, A से लेकर B तक का डीमैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, डीमैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर रीमैग्नेटाइज्ड होगा ये, फिर रीमैग्नेटाइज्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इस तरह से मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग का एक क्लोज लूप मिलता है। इसी क्लोज लूप को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में एनर्जी का लॉस होता है, उस लॉस को हिस्टैरिसीस एनर्जी लॉस भी कहते हैं।